वेलकम बैक स्टूडेंट। जेनेटिक्स की नेक्स्ट क्लास बीएससी बीएड है, फोर्थ ईयर। जेनेटिक्स ये आपका लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर कौन सा है? 14। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे म्यूटेशन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? म्यूटेशन। और स्पेशली हम जिस म्यूटेशन की बात करते हैं वह म्यूटेशन की बात करेंगे, वो है आपका जीन म्यूटेशन। मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था कि म्यूटेशन की जो नेचर होती है वो किस किस प्रकार से होती है। सोमेटिक भी होती है, जीन म्यूटेशन भी होता है, गैमेट्स के द्वारा म्यूटेशन हो जाता है, जाइगोट्स के द्वारा, इनकी मेनी टाइप्स ऑफ है म्यूटेशंस। हम बात करेंगे केवल जीन म्यूटेशन की बात करते हैं। और जीन म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट जो पीरियड था उसमें बताया था कि जो जीन में म्यूटेशन, जीन में क्या हो जाना? उत्परिवर्तन हो जाना। यानी कि यदि जीन में उत्परिवर्तन हो जाएगा तो हम जानते हैं कि उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन का रीजन होता है कि जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं या इसके जो नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या होती है? गड़बड़ी हो जाती है। नाइट्रोजन बेस की अधिकता नष्ट हो जाना या दूसरा कोई नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड का जुड़ जाना। इस प्रकार से यदि ये सब प्रक्रिया होती है तो हम जानते हैं कि जो डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो डीएनए से एमआरएनए जो बनेगा तो उसमें क्या आ जाएगी? कुछ एरर आ जाएगी। उसमें एरर के कारण यानी कि जो नया न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस किसी भी सीरीज के अंदर प्रवेश हुआ है या डिलीट हुआ है, तो इसका रीजन यह होता है, इसका रिजल्ट यह होता है कि इसमें जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं, एमिनो एसिड्स की जो चेन होती है वो डीएनए, जो ओरिजिनल डीएनए या पेरेंटल डीएनए होता है, पेरेंटल डीएनए के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। अर्थात ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन में थोड़ा डिफेक्ट हो जाता है या अलग प्रकार का प्रोटीन है बन जाता है। और जब अलग प्रकार का कोई प्रोटीन बनता है तो ये अलग प्रकार के लक्षण उत्पन्न करता है, और जिसके कारण ये अचानक से नए लक्षण प्रकट हो जाते हैं, और इन्हीं लक्षणों को प्रकट होना ही म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए, म्यूटेशन के अंदर हमने कल पढ़ा था कि जो जीन म्यूटेशन होता है, जीनों के अंदर जो हेरफेर होती है वो कई तरीकों से हो सकती है। कई तरीकों के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और किस प्रकार से वो उनमें चेंजिंग हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिलेशन की बात कर लेते हैं। ये तरीका तो है डिलेशन, ठीक है। इसका दूसरा तरीका है प्रोटीन के चयन होने का, ये है आपका इंसर्जन। तीसरा है इन्वर्जन प्रतिलोमन हो जाना। और चौथा इसमें आपके है, चौथा है सबस्टिट्यूशन। और एक पांचवा भी और है, वो है आपका फ्रेम
म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी कि ये कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो जीनों का क्रम या जीनों की संख्या के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और अचानक से नए लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं डिलेशन की बात कर लेते हैं। डिलेशन सबसे पहले लेते हैं हम डिलेशन। जीन म्यूटेशन का एक कारण है डिलेशन। डिलेशन का अर्थ होता है डिलीट हो जाना, डिलीट हो जाना। और डिलीट क्या होता है, डिलीट कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाता है। और डिलीट होता कहां से है, डिलीट होता कहां से है, ऐसे सपोज कीजिए ये कोई आपकी डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें ये टी लिखा है, डीएनए है ये सी डी ए जी सी। इस प्रकार से इसमें डीएनए की चेन में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पाई जाती है। और देखिएगा जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो इसके पूरक स्ट्रैंड के रूप में बनता है, नहीं बनता है, अर्थात इसका पूरक स्ट्रैंड क्या होगा, पूरक स्ट्रैंड क्या होगा, इस प्रकार से इसका पूरक स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई कोड बनते हैं, एक कोड होता है वो एक एमिनो एसिड्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। जब एक कोड एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, ये कोड है किसी एक एमिनो को 3-3 के समूह में, ये लो, ठीक है। ऐसे सपोज कीजिए कि यहां से कोई भी इसका न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जब यहां से कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएगा तो ये भी यहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये एमिनो एसिड फॉर्मेशन हो गया, ये एमिनो एसिड फॉर्मेशन हो गया। लेकिन यहां से जो एमिनो एसिड फॉर्मेशन होना था उसने अपना रूप क्या कर लिया है, बदल लिया है। क्यों बदल लिया है कि अब हमें पता है कि डीएनए कोड कोमा रहित होते हैं, अर्थात ये जो यहां से डिलीट हो गया इसको छोड़कर आगे से रीड करना शुरू करेगा। तो आगे से रीड करना शुरू करेगा तो आगे की चेन क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और आगे की चेन परिवर्तित होने के कारण जो बनने वाला प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और प्रोटीन चेंज होने के कारण नए लक्षणों की उत्पत्ति हो जाएगी। ये तो था डिलेशन के कारण। इसी के ऊपर हम पढ़ लेते हैं इंसर्जन होना। क्या होना, इंसर्जन होना। इंसर्जन क्या है, इंसर्जन देखिए नेक्स्ट आपका है इंसर्जन होना। इंसर्जन क्या है, इंसर्जन का अर्थ होता है प्रवेश करना। इंसर्जन का अर्थ क्या होता है, प्रवेश करना। और प्रवेश क्या करेगा, प्रवेश करेगा या तो कोई नाइट्रोजन बेस या कोई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये प्रवेश करेगा। प्रवेश कैसे करना देखिए, अब देखिए यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, यहाँ पर एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड्स जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये 3-3 का ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा है, 3-3 का ग्रुप बन रहा है। यदि कोई न्यूक्लियोटाइड इसके बीच में, यहाँ ये कहीं भी जुड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है यहीं जुड़ेगा, लेकिन कहीं पर भी जुड़ सकता है।
यदि कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ आकर जुड़ जाता है तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या चेंजिंग हो जाती है। देखिए 3 का सीक्वेंस, 3 का सीक्वेंस। अब ये 3 का सीक्वेंस कैसे बन गया? ये बन गया। 3 का सीक्वेंस कैसे बन गया? ये बन गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सीक्वेंस चेंज हो जाने के कारण स्टूडेंट आप जानते हो कि जब कोडोन चेंज हो जाते हैं तो संभवतः कोडोन जो होते हैं एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते हैं, और कोडोन के अकॉर्डिंग ही एमिनो एसिड क्या होते हैं? जुड़ते हैं। जब यहाँ पर कोडोन में परिवर्तन हो जाएगा तो एमिनो एसिड जो जुड़ने से जो चेन बनती है वो प्रोटीन की चेन में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा और एक नए प्रकार का प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा जो पेरेंटल डीएनए के प्रोटीन से क्या होगा? भिन्न होगा और इस प्रकार से नए लक्षणों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो डिलीशन के कारण भी और इंसर्शन के कारण दोनों के कारण क्या हो सकती है? इस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए ये तो था डिलीशन, इंसर्शन। अब तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन को हिंदी में बोलते हम प्रतिलोमन। इन्वर्जन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन। प्रतिलोमन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कोई एक डीएनए की चेन है, कोई डीएनए की चेन है। यहाँ पर इसके नाइट्रोजन गैस या न्यूक्लियोटाइड क्या हो रहे हैं? रिप्रेजेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे? इस प्रकार से, ठीक है। अब ये सपोज कीजिए कि TGC ये कोई एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड, ये एक प्रकार का ने क्या बनाएगा? ये बनाएगा ACG, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पर कोडिंग करेगा, नहीं करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री कोड के रूप में। अब सपोज कीजिए कि यहाँ से ये सिरा इसका टूट जाता है और ये सिरा यहाँ से टूट जाता है, तो ये सिरा क्या हो जाएगा? इस प्रकार से घूमकर 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा? ये घूमकर वापस विपरीत दिशा में जुड़ जाता है। तो जब विपरीत दिशा में जुड़ेगा तो देखिए क्या होता है? यानी कि यहाँ पर C, यहाँ पर G और यहाँ पर T हो जाएगा। अर्थात बनने वाला जो mRNA है, mRNA भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। स्टूडेंट आपने जेनेटिक कोड के अंदर देखा था कि इस प्रकार से कोडोन का चेंज होना, एमिनो एसिड भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और जब इस प्रकार से कोई एमिनो एसिड चेंज हो जाएगा तो बनने वाला प्रोटीन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो अचानक से नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये उत्परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? जीन संरचना के कारण हो रहा है, इसलिए इसे जीन म्यूटेशन या जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब ये तो आपके 3 पॉइंट थे जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो चौथा और पांचवा पॉइंट है, चौथा और पांचवा पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट क्या है? देखिएगा, ये पॉइंट है सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन क्या है? मैंने आपको कहा है कि सबस्टिट्यूशन का अर्थ होता है प्रतिस्थापन करना। सबस्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन क्या है? प्रतिस्थापन ये क्रिकेट या फुटबॉल के खिलाड़ियों की
प्रतिस्थापन में होती है, सबस्टिट्यूशन में होती है। अर्थात किसी एक न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस के स्थान पर उसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है और जिसके कारण डीएनए की चेन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन कहा जाता है। सबस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन कहा जाता है। ये जो सबस्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन जो होता है वो किस किस प्रकार के होते हैं, देखो। एक तो होता है ट्रांजिशन, एक किस्म क्या टाइप है इसका, एक को तो बोलते हैं हम ट्रांजिशन, ठीक है। दूसरा है आपका, एक तो है इसका ट्रांजिशन, दूसरा आपका ट्रांजिशन के बाद है ट्रांसवर्जन। एक ट्रांजिशन, दूसरा आपका है ट्रांसवर्जन। एक तो है ट्रांजिशन, एक है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन ये दोनों क्या है, इसे समझिए। ट्रांजिशन का अर्थ होता है, कि किसी एक प्यूरिन का इसमें प्रतिस्थापन हो जाना दूसरे प्यूरिन में, या एक पाइरीमिडीन का प्रतिस्थापन दूसरे पाइरीमिडीन में हो जाना, ठीक है। लेकिन ट्रांसवर्जन जो है वो क्या कहता है, ट्रांसवर्जन कहता है कि एक प्यूरिन जो है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, एक प्यूरिन पाइरीमिडीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, या एक जो पाइरीमिडीन है वो किसी प्यूरिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो कहने की बात यह है कि ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो क्षार बदलते हैं, नाइट्रोजन बेस बदलते हैं, वो प्यूरिन से या पाइरीमिडीन के द्वारा ही प्रतिस्थापन होता है। लेकिन ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि प्यूरिन का प्रतिस्थापन पाइरीमिडीन के द्वारा कर दिया जाता है, या किसी पाइरीमिडीन का प्रतिस्थापन प्यूरिन के द्वारा कर दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। और इन दोनों ही प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जो डीएनए की सीक्वेंस है उसमें परिवर्तन आ जाएगा और बनने वाले प्रोटीन में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन की प्रक्रिया होती है वो किस किस प्रकार से होती है। ट्रांजिशन की प्रक्रिया किस किस प्रकार से होती है, देखिए। ट्रांजिशन, अब तो ट्रांजिशन की घटना होती है वो कैसे कैसे हो सकती है। ट्रांजिशन की जो घटना होती है, एक तो है टेटोमेराइजेशन के द्वारा ट्रांजिशन की घटना हो सकती है। दूसरी है आपका बेस एनालोगस के द्वारा, दूसरी है बेस एनालोगस के द्वारा, ठीक है। बेस एनालोगस यानी कि क्षार अनुरूपण। तीसरी है आपकी डी एमिनेशंस के द्वारा भी हो सकती है, डी एमिनेशंस के द्वारा। यानी कि ट्रांसवर्जन की जो घटना होती है, यानी कि ये तीन विधियों से हो सकती है। एक तो है टेटोमेराइजेशन, बेस एनालोगस के द्वारा और डी एमिनेशंस के द्वारा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेटोमेराइजेशन क्या होते हैं। टेटोमेराइजेशन या टेटोमर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो टेटोमेराइजेशन का अर्थ होता है कि ऐसे रसायन, टेटोमेराइजेशन कौन से होते हैं कि ऐसे केमिकल या ऐसे रसायन जो एक या एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, ऐसे रसायनों को हम टेटोमर कहा जाता है। और इनसे घटित होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, टेटोमेराइजेशन कहा जाता है। और तो ये रसायनों के अंदर होने वाला चयन, ये घटना जो होती है, ये नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन शिफ्ट के कारण ही होती है। अर्थात नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन शिफ्ट के
तो जो नाइट्रोजन बेस के अंदर पाए जाने वाली नाइट्रोजन है उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, चेंजिंग या प्रतिस्थापन हो जाता है, और जिससे इनका रूप बदल जाता है। और रूप बदलने के कारण जो इनके मध्य में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। और बॉन्डिंग चेंज होने के कारण ये जो क्षार है असमान्य जो पेयरिंग करते हैं, यानी कि असमान्य प्रकार के क्षारों के साथ पेयरिंग है हो जाती है। और इसके कारण जो डीएनए की जो चेन है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित है हो जाती है। और ये किस प्रकार से चेंजिंग होते हैं जरा देखिए टोटोमेराइजेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं टोटोमेराइजेशन। टोटोमेराइजेशन क्या है, टोटोमेराइजेशन किस प्रकार से होता है और क्या होता है। टोटोमेराइजेशन देखिए, टोटोमेराइजेशन क्या है स्टूडेंट। सबसे पहले आप देखिए कि मैंने आपको नाइट्रोजन बेस जो बताए थे वो कितने बताए थे, 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस बताए थे, नहीं बताए थे डीएनए के लिए। कौन कौन सा, एक तो बताया था आपको एडेनिन, एक बताया था ग्वानिन, एक बताया था आपको साइटोसिन, और एक है थायमिन। ठीक है, यानी कि ये 4 आपको नाइट्रोजन बेस है बताया। स्टूडेंट जब हमने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब उस समय हमने इनकी स्ट्रक्चर भी देखी थी, यानी कि ये जो क्या है यूरिन है, ये जो क्या है पाइरूविन है, ये जो क्या है पाइरूविन है। अब स्टूडेंट आप देखिए कि हमें पता है कि एडेनिन जो हमेशा है वो डबल बॉन्डिंग के साथ किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ जुड़ता है, यानी कि एडेनिन थायमिन के साथ, और ग्वानिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ है जुड़ता है। और ये जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग इनमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो प्रोटॉन है उनके कारण होती है। अब देखिए एडेनिन की यदि हमने स्ट्रक्चर देखी तो एडेनिन की स्ट्रक्चर कैसी थी, एडेनिन की स्ट्रक्चर इस प्रकार की थी, यानी कि ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एडेनिन की स्ट्रक्चर में आप देखिए कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है, मैंने कहा है कि एडेनिन की स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग कितनी होती है, एक H NH2 है, ये NH2। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं हम, एमिनो समूह, क्या बोलते हैं, एमिनो ग्रुप लगा है। अब देखिए बॉन्डिंग कहाँ होती है इसकी, एक बॉन्डिंग तो किसी थायमिन के स्थान पर ये हो जाती है साथ, और एक बॉन्डिंग कहाँ होती है, ये हो जाती है। स्टूडेंट अब देखिए क्या होता है टोटोमर में, क्या होता है टोटोमराइजेशन कैसे होता है कि ये एडेनिन का जो एक हाइड्रोजन है, एडेनिन का एक हाइड्रोजन इसके ऊपर क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ प्रतिस्थापित हो जाने के कारण ये एमिनो जो है वो इमाइनो में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, एमिनो इमाइनो में बदल जाता है। इमाइनो में बदल जाने के कारण यहाँ पर भी इसकी क्या हो जाती है, बॉन्डिंग संभव हो जाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट एडेनिन वैसे तो कितने बॉन्डिंग करा था, केवल 2 ही बॉन्डिंग करा था। यदि ये 2 बॉन्डिंग करेगा तो किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ जुड़ता है। अब एडेनिन ने क्या कर ली है, एडेनिन ने 3 बॉन्डिंग कर सकता है, और 3 बॉन्डिंग की
है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ग्वानिन की स्ट्रक्चर। ग्वानिन की स्ट्रक्चर में हमने देखा था ग्वानिन की स्ट्रक्चर। ग्वानिन में क्या पाया जाता है? ग्वानिन में पाया जाता है कीटो समूह। क्या पाया जाता है? कीटो ग्रुप। जब इसमें कीटो ग्रुप मौजूद होता है, जब ये कीटो ग्रुप इसमें मौजूद होता है तो ये कितने पेयरिंग करता है? डबल पेयरिंग करता है। ग्वानिन ग्वानिन की बात करते हैं। ग्वानिन ट्यूरिन है। ग्वानिन ट्यूरिन है तो क्या होगा? इसकी डबल साइक्लिक होगा। ग्वानिन ट्यूरिन है तो कैसा होगा? डबल साइक्लिक होता है। डबल साइक्लिक होता है। देखिए इसको डबल साइक्लिक बना लीजिए। ये है ग्वानिन डबल साइक्लिक है। ग्वानिन की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें इसके शीर्ष पर एमिनो के स्थान पर क्या होता है? एमिनो के स्थान पर कोई कीटो समूह जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? कीटो समूह जुड़ा होता है। यहाँ पर इसका क्या होगा? यहाँ पर होता है इसका NH एमिन। ठीक है। कीटो समूह कोई इसमें ग्वानिन के स्थान पर जुड़ा होता है और कीटो समूह जुड़ा होने के कारण ये कितनी बॉन्डिंग कर सकता है? ये जो बॉन्डिंग कर सकता है ये ट्रिपल बॉन्डिंग कर सकता है। कैसी बॉन्डिंग कर सकता है? ट्रिपल बॉन्डिंग कर सकता है। यानी कि ट्रिपल बॉन्डिंग कैसे करेगा? एक तो ये, एक ये और एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर। तो ये जो कीटो समूह है, कीटो समूह तो यहाँ से क्या हो जाता है? यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाता है। जो इसका कीटो समूह है वो किसमें चेंज हो जाता है? इनोल में चेंज हो जाता है। इनोल में चेंज हो जाता है तो यहाँ पर इसमें बॉन्डिंग करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं बचता है। बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर कोई भी प्रकार का प्रोटीन नहीं इस पास नहीं बचता है। इसलिए इसमें जो बॉन्डिंग होती है केवल दो ही बॉन्डिंग संभव हो पाती है। यानी कि ग्वानिन वैसे तो कितनी बॉन्डिंग करता है? 3 बॉन्डिंग करता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा? केवल 2 ही बॉन्डिंग इसकी क्या होती है? संभव होती है। इसलिए जो ग्वानिन वैसे तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ बॉन्ड बनाता है? साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाता है। लेकिन अब जब 2 ही बॉन्डिंग संभव है तो ग्वानिन का क्या हो जाएगा? ये थायमिन के साथ बॉन्डिंग करता है। अर्थात वैसे सामान्यतः कभी भी ग्वानिन थायमिन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, लेकिन इस टोटोमेराइजेशन के कारण क्या हो जाता है कि इसका कीटो समूह है वो इनोल में चेंज हो जाता है। इसकी बॉन्डिंग करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ट्रिपल बॉन्डिंग से केवल किससे बदल जाता है? डबल बॉन्डिंग में चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार से यानी कि असमान्य क्षारों की पेयरिंग हो जाना, असमान्य क्षारों की पेयरिंग हो जाना। असमान्य क्षार कैसे? कि एडेनिन जो था वो साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, या ऐसा होगा साइटोसिन है वो एडेनिन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, या जो ग्वानिन है वो थायमिन के साथ, या थायमिन क्या होगा? ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम इन चारों की संरचना देखते हैं तो चारों की संरचना कीटो और इनोल में चेंज होती रहती है। और कीटो और इनोल में चेंज होने के कारण इसमें क्या हो जाता है कि इसमें बॉन्डिंग कैपेसिटी बढ़ती या घटती रहती है। बॉन्डिंग कैपेसिटी का बढ़ना या घटना क्या करता है? असमान्य क्षारों की पेयरिंग कर देता है और इससे जो एमिनो एसिड से प्रोटीन जो बनेंगे उनमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और उनमें परिवर्तन हो जाने के कारण नए लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। और जब नए लक्षणों की उत्पत्ति होने क्या कहलाता है?
उत्परिवर्तन कहलाता है। आज की क्लास का टाइम हो गया अभी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका टोटोमराइजेशन के बाद इसका डीएमिनेशन कर लेंगे और ट्रांसवर्जन, यानी कि एक